हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम्स यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आपको आइडिया लग गया होगा थंबनेल देख के। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो आपका एग्जाम होगा आज से लगभग ठीक 1 साल बाद, या हो सकता है 1 साल 1 महीने 2 महीने बाद। उस पेपर की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, उसके अंदर क्या आपको कोचिंग लेनी चाहिए, उसके लिए मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था, फर्स्ट पेपर के लिए चीजें मैंने कहां से पढ़ी थी, आप कहां से पढ़ सकते हैं, फर्स्ट पेपर के अंदर कौन सा पार्ट आता है, कितने मार्क्स का लगभग आता है। इसी तरीके से पेपर सेकंड की बात करेंगे फिजिक्स के लिए कि कितना पार्ट कहां से आता है, उसको आप कहां से पढ़ सकते हो, उसकी प्रैक्टिस आपको कहां से करनी चाहिए, क्या टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, टेस्ट सीरीज कितनी लेनी चाहिए और टेस्ट सीरीज कब लेनी चाहिए। इन सब पॉइंट पे अपने बात करेंगे थोड़ा समय लेकर के। और मैंने सारे पॉइंट एक पेपर के ऊपर नोट डाउन कर लिए ताकि हम धीरे धीरे प्रत्येक पॉइंट बाय पॉइंट पे चलते हुए इस वीडियो में ट्राई करेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कैसे करें। बेसिकली फिजिक्स के लिए कहीं और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने तैयारी कैसे की थी और मेरे अकॉर्डिंग आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमेशा इसी तरीके से तैयारी करें। आप सब बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, तो अपना अपना सबका तरीका हो सकता है। आपको मेरी कुछ बातें अच्छी लगे तो आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के अंदर वो ऐड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिकली मैं बात करूं तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसके अंदर आपके पास 2 पेपर होता है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए 75 मार्क्स का होता है, 75 अंक का होता है आप कह सकते हैं। पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए 150 अंक का होता है। ये अब तक का पैटर्न रहा है, जैसे कि 2022 में जो एग्जाम हुआ था, 2020 में जो एग्जाम हुआ था, उससे पहले जो एग्जाम हुआ था, उन सब के अंदर यह पैटर्न रहता है। अभी आगे क्या पैटर्न आएगा, अगर वो थोड़ा चेंज होता है तो उसके ऊपर भी अपने वीडियो लेकर के आ सकते हैं। पर अभी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको इसी पैटर्न के अनुसार तैयारी करनी है। अब 75 अंक वाले की बात करें तो इसके अंदर आपको जो पेपर सोल्व करने के लिए जो टाइम मिलता है वो मिलता है 1.5 घंटे, 1 घंटे 30 मिनट। और पेपर सेकंड जो है इसके लिए आपको मिलते हैं 3 घंटे। अब पेपर 1 की बात करें कि पेपर 1 में आपके पास पार्ट क्या क्या रहता है, तो पेपर 1 के अंदर आपके पास पार्ट रहेगा राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के अंदर अपने पास आ जाएगा राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर, आर्ट एंड कल्चर कॉम्बिनेशन में होता है तो आर्ट कल्चर होगा, और राजस्थान की जियोग्राफी होगी। इसी के साथ इंडियन जीके आता है तो उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, इंडिया की पॉलिटी आएगी एक आपके पास इंडियन हिस्ट्री आएगी, और इसी के साथ साथ आपके पास एजुकेशन मैनेजमेंट होगी पहले पेपर के अंदर। एजुकेशन मैनेजमेंट मतलब शैक्षिक प्रबंधन। इसी के साथ साथ आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, जनरल इंग्लिश आती है, जनरल हिंदी आती है, और इसी के साथ साथ आपको मैथ रीजनिंग का पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ आपके पास रहेगा राजस्थान करंट, नहीं आपके पास रहता है इंडिया का करंट जीके, इंडिया करंट जीके। अब मैं देख लेता हूं, इंडिया जीके आ गया, पॉलिटी आ गई, हिस्ट्री आ गई, आर्ट एंड कल्चर आ गया, जियोग्राफी आ गई, हिंदी इंग्लिश आ गई, जनरल साइंस आ गई। इसके साथ साथ आपके पास रहती है एक जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, एजुकेशन मैनेजमेंट आ गई। ये आपके पास हो जाता है पेपर फर्स्ट का पार्ट। अब पेपर फर्स्ट की मैं बात करूं तो यहां पे आपके पास लगभग सबसे ज्यादा पार्ट अगर मैं कहूं तो वो होता है शैक्षिक प्रबंधन का। किसका? शैक्षिक प्रबंधन का। इसके आपको लगभग 75 में से 15 क्वेश्चन किसके देखने को मिलेंगे, शैक्षिक प्रबंधन को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो जनरल इंग्लिश के 5 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल हिंदी के 5 रहेंगे, मैथ के 5 रहेंगे, रीजनिंग के 5 रहेंगे, इंडिया करंट जीके इसके 10 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल साइंस की बात की जाए तो इसके भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 5 45। इसके अलावा 10 क्वेश्चन पॉलिटी के रहेंगे, 45 और 10 55। 10 क्वेश्चन जियोग्राफी के रहेंगे 65, और जो बाकी के बच गए 10 क्वेश्चन आपके पास इसमें से आ जाएंगे। लगभग आपको मैंने आइडिया दे दिया एजुकेशन मैनेजमेंट का सर्वाधिक
अंक बाहर होता है इसके अंदर। 15 क्वेश्चन एजुकेशन मैनेजमेंट से आते हैं और इंग्लिश से 5, हिंदी से 5, मैथ से 5, रीजनिंग से 5, इंडिया करंट जीके जो आपके पास आता है उससे 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन, जियोग्राफी से 10 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से 10 क्वेश्चन। इसके अलावा जो पार्ट बच गया हिस्ट्री का जो पार्ट है, इंडियन हिस्ट्री प्लस राजस्थान हिस्ट्री, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। 10 से ये 15 भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत रेशियो ऊपर नीचे भी हो सकता है कि मैनेजमेंट में वो हो सकता है 10 क्वेश्चन डाल दें और 15 क्वेश्चन किसमें डाल दें, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और इसके अंदर डाल दें। तो आपके पास 15, 10, 25, 35, 10, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, इस तरीके से आपके पास 75 अंक, 75 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, सॉरी 75 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, 75 क्वेश्चन है और इसके अंदर अंक कितने होंगे आपके पास, 150 अंक होंगे। इसी तरीके से इसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन, और अंक कितने हो जाएंगे, 300 अंक हो जाएंगे। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, नेगेटिव मार्किंग मतलब कि अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो उसके लिए आपके कितने मार्क्स कटेंगे। नेगेटिव मार्किंग जो है वो दोनों ही पेपरों के अंदर सेम रहेगी और वो रहेगी 1/3 ऑफ क्वेश्चन मार्क्स। मतलब आपका जो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उसका 1/3 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा अगर आप कोई क्वेश्चन क्या करते हो, गलत करते हो। तो यहां पर प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। 75 क्वेश्न है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इस तरीके से आपका पूरा पेपर कितने मार्क्स का हो गया, 150 मार्क्स का। तो 1/3 ऑफ 2, 1/3 भाग किसका, 2 का, मतलब 0.66 माइनस के। ये क्या रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कोई भी आप क्वेश्चन गलत करोगे तो इसके लिए 0.66 अंक आपके हिस्से से कट जाएगा। अब बात करते हैं पेपर 2 की, कि पेपर 2 के अंदर क्या क्या आता है। पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 के अंदर आपके पास आती है, एक तो आता है फिजिक्स का पार्ट, कोर फिजिक्स, जिसके अंदर आपको पूरी फिजिक्स देखने को मिलेगी, जिसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है 11-12 पोर्शन, एक होता है बीएससी पोर्शन और एक होता है एमएससी पोर्शन। इसी तरीके से आपके पास इसके अंदर एक पार्ट और होता है, वो होता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, जिसके आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन इसको देखने को मिलेंगे, मतलब 120 क्वेश्चन किसको देखने को मिलेंगे, आपको 120 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के देखने को मिलेंगे। तो ये आपके पास कुल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब 120 क्वेश्चन जब आपको फिजिक्स के देखने को मिलेंगे तो इसमें से 55 क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे 11-12 के, लगभग 55 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे बीएससी के, और जो 10 क्वेश्चन है वो रहेंगे एमएससी पार्ट के। ये जो रेशियो है कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है, जैसे कि 2022 में जो मार्क्स, 2022 में जो पेपर हुआ था, जिनको ज्वाइनिंग 2023 में दी गई थी, लगभग 12 अक्टूबर के आसपास, 12 अक्टूबर 2022 को आपको लास्ट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का एग्जाम हुआ था। उसके अंदर ये पोर्शन थोड़ा सा गड़बड़ था, बीएससी के शायद थोड़े क्वेश्चन कम थे और एमएससी के शायद 4-5 क्वेश्चन ज्यादा थे। ये अपने पास, तुम्हारे पास क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब बात की जाए साइकोलॉजी की, तो इसमें क्या हुआ था कि साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन नहीं थे। हमेशा साइकोलॉजी के कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, पर मुझे लगता है, जैसा कि जितना कि मुझे याद है और मैंने पेपर एनालाइज किया है, ये पर्सन 30 नहीं थे, ये लगभग 20 क्वेश्चन थे। कितने थे, लगभग 20 क्वेश्चन थे, अब 20 से भी कम थे, लगभग 17 मान सकते हो, 18 मान सकते हो। तो बाकी के जो 10 क्वेश्चन गए वो इन्होंने एमएससी पार्ट में घुसा दिए थे। तो आप कह सकते हो 55 आए थे 11वीं-12वीं के, 55 आए थे बीएससी के, और 10 और 10 20 के लगभग आपके क्वेश्चन कहां से आ गए थे, एमएससी के आ गए थे। और ये आपका 150 क्वेश्चन का पैटर्न रहा था। ठीक है, वो आपको कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि साइकोलॉजी आपको पूरी ही पढ़नी पड़ती है। तो वहां से चाहे 20 क्वेश्चन आए चाहे 30 क्वेश्चन आए, आप कर सकते हैं। अब अपने थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 को अपने ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट में डिस्कस कर देंगे कि इसकी बुक लिस्ट क्या क्या हो सकती है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, मेरा इसका एक्सपीरियंस क्या रहा था और आपको इसके अंदर तैयारी कैसे करनी चाहिए। अब बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 की तैयारी के दौरान आपको, जैसे पेपर 1 के अंदर आपके पास है 75 क्वेश्चन है और 1 आवर 30 मिनट का आपका एग्जाम होता है और 150 आपके पास मार्क्स है। और आपके पास बहुत सारा कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटी, इंडियन करंट जीके, मैथ, रीजनिंग, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इसी के साथ साथ मैं सलाह दूंगा कि जब भी आप पेपर 1 की तैयारी करें, इसी के साथ साथ आप किसकी तैयारी करें, साइकोलॉजी की तैयारी करें। क्योंकि पहले जब भी मैंने तैयारी की
या जिसने भी मेरे साथ वालों ने तैयारी की, उन्होंने हमेशा साइकोलॉजी को किस पार्ट में माना, पहले पार्ट में माना, क्योंकि फिजिक्स जो है वो अपना एक अलग सब्जेक्ट है जो 120 क्वेश्चन लेके बैठा है, 240 मार्क्स लेके बैठा है। तो जो साइकोलॉजी का पार्ट है आप उसको हमेशा पेपर 1 के साथ क्या करें, तैयार करें, पर प्रैक्टिस उसकी हमेशा जिस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न हो उसी हिसाब से करें। अब तक साइकोलॉजी का पार्ट पेपर, जो फिजिक्स का पेपर है, सब्जेक्ट का पेपर है, उसके साथ आता था, लेकिन इस बार से शायद साइकोलॉजी का जो पार्ट है, बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था आरपीएससी ने कि जो साइकोलॉजी का जो पार्ट है आपका वो अब से पेपर 1 के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो आप बेटर रहेगा कि आप साइकोलॉजी किसके साथ करें, पेपर 1 के सिलेबस के साथ ही प्रिपेयर करें। अब थोड़ी सी बुक लिस्ट की बात करें कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला होता है कोर्स। आप कोई भी कोर्स, इसमें ऑफलाइन कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन कोचिंग आप लगा सकते हैं, या फिर इसको आप किससे तैयार कर सकते हैं, डायरेक्ट बुक से तैयार कर सकते हैं। बुक से, मैंने बुक से तैयार किया था और मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि आपको इसके अंदर ऑनलाइन कोर्स के साथ चले जाना चाहिए अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो। अब बात करें ऑनलाइन कोर्सेज कौन से बेटर हैं। देखो, सभी मंजे हुए टीचर जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं उन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रखे हैं। कुछ बड़ी बड़ी कोचिंगें भी हैं जिनके अंदर बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, तो वहां से भी आप ऑनलाइन कोर्स परचेज कर सकते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पार्ट 1 का। अब इसके अंदर बात ये आती है कौन सी कोचिंग का कोर्स लें, तो मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सभी कोचिंगों के अंदर सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप डेमो लीजिए। डेमो चाहे उनके ऐप पे उपलब्ध हो, चाहे उनके यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हो, आप उसको जाइए, 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6 क्लास को ज्वाइन कीजिए। फिर आपको थोड़ा अनुभव होगा कि क्या वो टीचर आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है, वो जो पढ़ा रहे हैं वो क्या एग्जाम से रिलेवेंट है। ठीक है, और थोड़े बहुत आप रिव्यू भी ले सकते हैं कि जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिए थे पिछली बार, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी जिन्होंने भी, उन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिए थे, उनसे लगभग ठीक ठाक क्या क्वेश्चन कवर हो रहे थे, तो आप वो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा फिजिक्स वाले बंदे के लिए, जो साइंस बैकग्राउंड से जो लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। पॉलिटी खुद से पढ़ना, राजस्थान जीके खुद से पढ़ना, थोड़ा सा ये टफ टास्क होता है, तो आप ऑनलाइन कोर्स की तरफ जा सकते हैं। अब बात करते हैं बुक से कि ऑनलाइन कोर्स आप तब ले सकते हैं जब आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर अभी आप तैयारी करना चाहें तो आप ऑनलाइन कोर्स से तैयारी कर सकते हैं, आपके पास पर्याप्त समय है। इसके अंदर लगभग मुझे लगता है आपको एटलीस्ट 4 से 6 महीने आपको देने पड़ते हैं ऑनलाइन कोर्स के अंदर, फर्स्ट पेपर के अंदर। बुक्स की बात की जाए तो इसके लिए 2 बुक ठीक लगी थी मुझे, जो मैं जानता हूं। एक लक्ष्य की बुक थी, इसी के साथ साथ एक बुक और थी, पैनोरमा की बुक। पैनोरमा की बुक आती है, दोनों ही ठीक बुक थी। अब इसके अंदर से थोड़े थोड़े सब्जेक्ट की बात की जाए तो हिंदी की बात की जाए तो राघव प्रकाश की एक बुक आती है, हिंदी के लिए राघव प्रकाश की एक बुक आती है, वहां से आप हिंदी का पार्ट कवर कर सकते हैं। इंग्लिश का पार्ट, कहीं भी जनरल इंग्लिश की बुक होगी आपके पास, कोई भी एक जनरल इंग्लिश की बुक होगी, आप उससे इंग्लिश का पार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। इनके लिए बेटर ये रहता है, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल साइंस हो गया, इन सब के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आपने आज तक कभी भी तैयारी की होगी, किसी ने एलडीसी का एग्जाम दिया होगा, तो किसी ने लैब असिस्टेंट का दिया होगा, तो किसी ने आपके पास सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का एग्जाम दिया होगा, ठीक है ना, रीट का एग्जाम दिया होगा, सीनियर टीचर का एग्जाम दिया होगा। तो वहां पर आपने जिस सोर्स से जनरल साइंस, इंग्लिश, हिंदी ये सब पढ़े थे, चाहे राजस्थान जीके है ये पढ़े थे, आप वहीं से दोबारा पढ़ लीजिए, क्योंकि जहां से आपने पहले पढ़ रखा है उसको आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आप ये पार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद कुछ पार्ट बड़े हैं इसके अंदर, जैसे कि आपके पास एक है साइकोलॉजी के पार्ट की मैं बात करूं तो साइकोलॉजी के अंदर आप प्रभात प्रकाशन की एक बुक आती है, प्रभात प्रकाशन की एक ऑरेंज कलर की बुक आती है, जिसके राइटर है वंदना जादौन। फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल बुक आएगी, सबके लिए अलग अलग आती है, रीड के लिए अलग आएगी, सीनियर टीचर जो सेकंड ग्रेड होता है उसके लिए अलग आएगी, और फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग आएगी। तो आप फर्स्ट ग्रेड वाली बुक लेके आए, उसके पीछे PYQ दिए गए हैं, ठीक है। मैंने यही बुक पढ़ी थी तो मुझे इसी की जानकारी है और मुझे ये बुक और इसका कंटेंट काफी अच्छा लगा था, ठीक है। तो आप PYQ है इसके पीछे, वो सारे के सारे PYQ भी अगर याद करके चले जाते हैं, आपसे लास्ट टाइम तक PYQ ही याद होंगे। थ्योरी तो इसलिए पढ़ी जाती है ताकि जो PYQ आप याद कर रहे हैं उसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, तो PYQ याद करने में आसानी रहती है। तो आप प्रभात प्रकाशन की, वंदना जादौन की जो फर्स्ट ग्रेड की बुक आती है साइकोलॉजी के लिए, वो देख सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। इसके अलावा अपने पास फर्स्ट पेपर के अंदर एक बड़ा पार्ट आता है एजुकेशन मैनेजमेंट।
क्या आता है? एजुकेशन मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन जिसे आप कहते हैं। इसकी बुक लिस्ट की बात की जाए तो इसके अंदर आप 2 बुक लेके आए। कौन सी, कितनी बुक लेके आए? 2 बुक लेके आए। एक आपकी होनी चाहिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। कौन से होने चाहिए? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए, जिसके अंदर एबीसीडी दिए हो और इनको आप याद कर सको। और एमसीक्यू करने से पहले आपको क्या करना है? इसकी एक थ्योरी की बुक लेके आए। इसकी एक थ्योरी की बुक आएगी, आप वो लेके आए। इसमें काफी राइटर आपको मिल जाएंगे। राठ पब्लिकेशन की बुक मिल जाएगी, 1-2 और भी पब्लिकेशन है वो आपको मिल जाएंगे, जिनकी बुक आप परचेज कर सकते हैं। वो थोड़ा सा आप यूट्यूब पे रिव्यू देख लें कि उस समय तक कौन से राइटर की अच्छा जो एक्सपीरियंस राइटर हो उसकी बुक आई हुई है, आप वो परचेज कर सकते हैं। वहां से आप थ्योरी तैयार करें, उसके बाद आप एमसीक्यू तैयार करें। इस तरीके से आप एजुकेशन मैनेजमेंट का जो बड़ा पार्ट है 15 क्वेश्चन का, वो आप तैयार कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी की बात की जाए, इसके अंदर आपके पास एक पार्ट रहता है इंडियन पॉलिटी। अगर मैं इंडियन पॉलिटी की बात करूं तो इंडियन पॉलिटी के भी अच्छे खासे 10 क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक 10 क्वेश्चन आते हैं। तो इंडियन पॉलिटी आप कहां से तैयार करें? मैंने लक्ष्य से इंडियन पॉलिटी पढ़ी थी। किससे पढ़ी थी? लक्ष्य से इंडियन पॉलिटी पढ़ी थी, तो आप भी वहीं से पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ आप देखें, राजस्थान का जितना भी कंटेंट है, चाहे आपके पास राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर है, चाहे आपके पास हिस्ट्री है, चाहे आप जियोग्राफी है, इनके लिए आप उन सोर्सेज से पढ़ सकते हैं जिनसे आपने पहले पढ़ रखा है। पर एक बात हमेशा ध्यान रखें, चाहे आप पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, चाहे आप पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं, आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए? सिलेबस हमेशा होना चाहिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें, सिलेबस से एक टॉपिक भी फालतू ना पढ़ें। बुक राइटर्स क्या करते हैं? हमेशा बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट उसके अंदर डाल देते हैं, ताकि जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तो वो ये कह पाएंगे कि ये टॉपिक देखो, ये भी क्वेश्चन हमसे कवर हुआ है, ये भी क्वेश्चन हमसे कवर हुआ है। पर आप ऐसे 1-2 क्वेश्चन पर रिस्क ले सकते हैं, तो हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, जो एक्स्ट्रा टॉपिक जितने भी बुक के अंदर दिए जाते हैं, आप उन्हें ना पढ़ें, उन्हें आप स्किप करके चलें। अब इनको पढ़ने के बाद, राजस्थान जीके की अगर मैं बात करूं तो इन सबको पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस के लिए दिशा की बुक आती है, दिशा 2020। कौन सी बुक? दिशा 2020। तो आप वो बुक जरूर फॉलो करें। दिशा 2020 के अंदर क्या है? ये सब विषय की आती है, 2 आती है शायद, दिशा 1 और दिशा 2। ये 2 बुक आती है, दिशा 1 और दिशा 2। एक के अंदर शायद आपका हिस्ट्री वाला पार्ट होता है, आर्ट कल्चर हो गया और हिस्ट्री होगी। एक के अंदर आपके पास जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस होती है। तो ये दोनों बुक आप लेके आए, इनके अंदर सभी पीवाईक्यू होते हैं, चाहे वो आपका आरएसएसबी है, चाहे आपका ये आरपीएससी है, या फिर और भी कोई एग्जाम होता है राजस्थान के अंदर, उसके अंदर जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए होते हैं, विद एक्सप्लेनेशन दिए हुए होते हैं। तो ये बुक आप जरूर लेके आए, और अंत समय के अंदर ये आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। अब बात रही अपने पास, हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके अलावा अपने पास रहता है इस पेपर का मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की बात होगी ना, इंग्लिश हिंदी की बात होगी, तो मैथ रीजनिंग का पार्ट रहता है। मैथ रीजनिंग आप चाहे लक्ष्य की बुक हो, चाहे आपके पास पैनोरमा की बुक हो, आप दोनों के दोनों बुक में से कहीं से भी मैथ और रीजनिंग का पार्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत फिजिक्स के बच्चों को आती नहीं है मैथ और रीजनिंग का पार्ट प्रिपेयर करने के अंदर, तो आपको भी नहीं आएगी। बस ये ध्यान रखें, सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक है, जैसे मतलब मान लो आपके पास सांख्यिकी का कोई टॉपिक आ गया, तो कभी भी ये ना सोचें कि ये टॉपिक मुझे आता है, ऐसा नहीं सोचना आपको। उस टॉपिक के फॉर्मूले एटलीस्ट आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, पर एक फॉर्मूला याद ना होने की वजह से वो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो ये इसका आप स्पेशल ध्यान रखें। तो हमने लगभग यहाँ पे राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की बात कर ली, जियोग्राफी की बात कर ली, इंडियन पॉलिटी की बात कर ली, इंडियन हिस्ट्री की बात कर ली, एजुकेशन मैनेजमेंट की बात कर ली, इंग्लिश, हिंदी, जनरल साइंस की बात की जाए और इंडियन करंट जीके, 2 पॉइंट अपने अभी रहते हैं। तो इसके अंदर से जो आपकी जनरल साइंस है, जनरल साइंस भी मैंने लक्ष्य की बुक से पढ़ी थी। जो लक्ष्य की बुक थी मेरे पास, मैंने लक्ष्य की बुक को ही फॉलो किया था, तो मैंने लक्ष्य की बुक से पढ़ी थी। आप चाहें तो पैनोरमा को भी फॉलो कर सकते हैं। 2 गाइड मेरे ध्यान में अभी, पैनोरमा और लक्ष्य। मैंने लक्ष्य पढ़ी थी, जबकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने पैनोरमा पढ़ी थी, और दोनों का रिव्यू करने के बाद, दोनों पे थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद मैं आपको ये कहूंगा कि आप पैनोरमा के लिए जाइए। हकीकत में गाइड थोड़ी सी बड़ी जरूर है, पर मुझे ऐसा लगता है कंटेंट जब आपके पास टाइम हो तो आपको थोड़ा सा लेंथ ही पढ़ना चाहिए, ताकि शॉर्टकट्स क्या होते हैं आप जल्दी भूलते हैं, तो आप पैनोरमा के लिए जाइए। इसके बाद अपने पास बात आती है
इंडियन करंट जीके। इंडियन करंट जीके की बात की जाए तो मैंने इसके लिए हिस्ट्री 360 जो ऐप है रवि सर का, हिस्ट्री 360 जो ऐप है अपने पास, उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया था करंट जीके के लिए। इस बार भी वो कोर्स लॉन्च होगा। उन्होंने करंट जीके के लिए एक बैच लॉन्च किया था जिसके अंदर वो जितने भी मासिक पत्रिका आती है, चाहे आपकी मूमल आती है, चाहे आपकी क्रोनोलॉजी आती है, उनको कंबाइन कर करके लगभग 5 से 6 पेज के अंदर, 5 से 6 पेज के अंदर प्रत्येक मंथ का रिव्यू प्रोवाइड करते थे। मतलब पीडीएफ बना के देते थे और उसमें कभी कभी वीडियो भी आ जाती थी। तो आप वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। काफी सस्ता कोर्स होता है, शायद 100 रुपए का, 200 रुपए का, 300 रुपए का, इतने का कुछ कोर्स होता है। काफी सस्ता कोर्स होता है। उसमें प्रत्येक मंथ की जो समरी होगी वो आपको 5 से 6 क्वेश्चन में 6 पेज मिल जाएगी और इसी के साथ साथ टेस्ट भी मिल जाएंगे, चाहे वो खेल खिलाड़ी हो, प्रमुख घटनाएं हो, सबके आपको साथ साथ में टेस्ट भी मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से इंडियन करंट जीके प्रिपेयर करने का ये एक ठीक तरीका रहता है। ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, ये बताए हैं मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से कि मैंने इस तरीके से प्रिपेयर किया था। ठीक है, थोड़ा इनमें इंप्रूव करके भी बताया ताकि आप और बेटर स्कोर कर पाओ। और बात करते हैं इस पेपर के अंदर मेरा जो स्कोर रहा था वो रहा था 76 आउट ऑफ 150। मतलब मेरे 38 क्वेश्चन सही हुए थे। जीके को मैं अपनी काफी कमजोर कड़ी मानता हूं, फिर भी मेरे 38 क्वेश्चन सही थे। इसके अंदर पास होने के लिए आपको जो कट ऑफ थी, मतलब अलग अलग पेपर की भी कट ऑफ थी, कट ऑफ का मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स, मेरे अकॉर्डिंग जो क्वालिफाइंग मार्क्स थे वो 30 क्वेश्चन थे कि आपको 40% लेके आने। तो 75 क्वेश्चन का 40% होता है 30 क्वेश्चन, तो आपको 30 क्वेश्चन सही करने थे, जहां मेरे 38 क्वेश्चन सही रहे थे। ये जो 38 क्वेश्चन का आंकड़ा है ये मेरे उन दोस्तों से जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के अंदर मेरे साथ चयनित हुए थे, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर फिजिक्स के अंदर जो चयनित हुए थे, उनके अंदर से 38 क्वेश्चन का मार्क्स, 38 क्वेश्चन का जो आंकड़ा है वो सबसे कम था। तो बाकी सबके 38 से ज्यादा थे, किसी के 40 थे, किसी के 50 थे, किसी के 55 भी थे और किसी के 60 तक भी थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर जो 1 था वो मेरी एक कमजोर कड़ी था। ठीक है, ये हमने पेपर 1 के बारे में बात कर ली। तो आप इस तरीके से प्रिपेयर करें। इसके बाद आप क्या करें, टेस्ट देने स्टार्ट कर दें। क्या कर दें, टेस्ट देने स्टार्ट कर दें। और आप एटलीस्ट इन सब सब्जेक्ट को, मतलब पेपर फर्स्ट को एटलीस्ट 6 घंटे दें। और 6 घंटे कम दे जब आप 6 घंटे बाकी किसको दे रहे हैं, फिजिक्स को दे रहे हैं। ठीक है ना, मतलब जितना आपके पास टाइम है, हो सकता है कई लोग जॉब में भी है तो वो भी साथ साथ तैयारी करते हैं। तो आपके पास अगर दिन का 6 से 8 घंटे बचते हैं तो 4 घंटे आप पार्ट 1 को दीजिए और 4 घंटे पार्ट 2 को दीजिए। क्यों, क्योंकि साइंस वाले बच्चों के लिए, साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड से तैयारी करते हैं, मतलब चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो और चाहे मैथ हो, उनके लिए पेपर 1 क्या करता है, एक कमजोर पार्ट रह जाता है। तो कमजोर पार्ट पेपर 1 को ना बनाएं, इसकी तैयारी आप अच्छे से करें, इसको इक्वल टाइम दें। जितना टाइम आप सब्जेक्ट को देते हैं उतना ही टाइम आप पेपर 1 को दीजिए। इसके बाद अपने बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 की बात करें उससे थोड़ी सी पहले मैं अपनी जर्नी बताना चाहूं कि मैंने इसकी तैयारी कैसे की थी। मतलब मेरी जो यात्रा है इस दौरान कैसे रही थी। मैंने लगभग 1 जून 2022 से सीरियस होकर तैयारी करना स्टार्ट किया था। ठीक है, तब अपने पास पेपर के लिए लगभग 4 माह थे। इन 4 माह के अंदर से मैंने 3.5 माह किसको दिए थे, पेपर 1 प्लस साइकोलॉजी को दिए थे। और जो आपके पास लगभग आप कह सकते हो 15 दिन बच गए थे, वो टाइम मैंने किसको दिया था, फिजिक्स को दिया था। अब बात ही आती है कि 4 महीनों के अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या फिर आधे महीने के अंदर, मतलब 15 दिन के अंदर, क्या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की फिजिक्स क्रैक की जा सकती है। ये पॉसिबल कब था, ये पॉसिबल तब था जब मैं 2 साल से कंटिन्यू क्या कर रहा था, तैयारी कर रहा था। किसकी, सीएसआईआर, नेट, गेट, टिफर, इन सब एग्जाम की मैं तैयारी कर चुका था। और पीजीटी जो एग्जाम तुम्हारे पास, जो आपका एसटेट पीजीटी है, वो भी क्वालिफाई कर चुका था। आप मेरे नाम के अंदर जितने भी टैग देखेंगे वो सब मैं ये तैयारी करने से पहले 1 जून 2022 से पहले वो सारे एग्जाम मैंने निकाल लिए थे। ठीक है, तो उस 2 साल का अनुभव मेरे लिए इन 15 दिनों की तैयारी के अंदर बहुत काम आया। क्यों, क्योंकि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगता था। क्यों, क्योंकि मैंने 2 साल पूरे के पूरे सीएसआईआर नेट की तैयारी में लगाए थे। तो आप कह सकते हैं कि ये जो 15 दिन के अंदर मेरा सिर्फ रिवीजन हुआ है यहाँ पे, बाकी सारी की सारी फिजिक्स मेरी यहां से तैयार थी। ठीक है, तो 15 दिन मैंने फिजिक्स को दिए थे और 3.5 महीने मैंने
पेपर 1 प्लस साइकोलॉजी को दिए थे। अब जब मैं तैयारी करता था तो मैं लगभग ईच डे कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ता था। 10 से 12 घंटे पढ़ता था। सोना, खाना, नहाना, इनके अलावा कहीं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करता था। पेपर के आखिरी दिनों में तो मैंने थोड़ा बहुत बाहर जाना, जो घूमना फिरना होता है, इवनिंग वॉक जो अपने करते हैं, मैंने वो भी बंद कर दी थी। पूरे रूप से खुद को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए झोंक दिया था। तो इसी तरीके से आपको करना है। जितना टाइम आपके पास होता है आपको पूरा का पूरा टाइम तैयारी में लगाना चाहिए। ठीक है, वो सिंपल सी कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम निकालना है, और मेरा ही मानना है जब भी आप कोई एग्जाम की तैयारी करें तो इस मानसिकता के साथ करें, चाहे मुझे कुछ भी नहीं आता फिर भी मैं एक एग्जाम निकालूंगा। इस मानसिकता के साथ आप तैयारी करें, और चाहे वो आपका एग्जाम निकले ना निकले, पर उस एग्जाम को आप इस तरीके से तैयारी करें कि उस जो आपने पढ़ा है वो आप किसी को पढ़ा सकें। ठीक है, तो ये आपके लिए आगे जाकर के भविष्य में टीचिंग अपॉर्चुनिटी के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। डेली की बात की जाए तो 10 से 12 घंटे डेली में पढ़ता था। ये मैंने लगभग 3.5 महीने किसको टाइम दिया, जीके को टाइम दिया। उसके बाद लास्ट के 15 दिन की बात की जाए तो इनके अंदर मैं पेपर 1 के टेस्ट देता था, पेपर जो फर्स्ट है आपका जीके वाला पार्ट, उसके टेस्ट देता था। साइकोलॉजी के थोड़ी सी पीवाईक्यू रिवाइज करता था। इसी के साथ साथ मैं क्या करता था, मैंने फिजिक्स पढ़नी स्टार्ट करी थी। अब बात आती है मैंने फिजिक्स कैसे पढ़ी और कहां पढ़ी। अब फिजिक्स मैंने कैसे पढ़ी थी, मैं एसपी की जो आपकी बुक आती है 11th-12th की, उससे मैंने 11th-12th का थोड़ा पोर्शन पढ़ा था। बीएससी के लिए मैंने सीबीएच फॉलो की थी, और एमएससी के लिए मैंने पढ़ा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि एमएससी का जो पोर्शन है वो सीएसआई नेट से आता है, और सीएसआई नेट को मैं उसी टाइम 2 साल इन्वेस्ट करके आया था। तो मुझे लगता था मुझे एमएससी का पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ना मैंने एमएससी का पार्ट पढ़ा था। अब बात आती है मैंने प्रैक्टिस कहां से की, तो कुछ एसपी के पीछे क्वेश्चन है, मैंने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। सीबीएच के अंदर भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। सीबीएच के अंदर पढ़ते टाइम मैं नोट्स बना लेता था, और ये इस तैयारी के दौरान हमेशा मेरे पास क्या रहता था, सिलेबस रहता था। तो सिलेबस आपके पास हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो आप एसपी से पढ़ रहे हैं, चाहे सीबीएच से पढ़ रहे हैं, चाहे आप एमएससी वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं। सिलेबस के अंदर जो टॉपिक मेंशन है आप वही पढ़ें। क्यों? क्योंकि 12वीं क्लास हो, चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, प्रत्येक क्लास के अंदर यूनिवर्सिटीज का अलग अलग सिलेबस होता है, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक भी वहां होते हैं, तो आप एक्स्ट्रा टॉपिक ना पढ़ें। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात की जाए तो सीबीएच के पीछे से मैंने थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। एमएससी के लिए मैं कोई पोर्शन नहीं पढ़ता था। तो ये मेरा तरीका था पढ़ने का। लास्ट के 10 डेज के अंदर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, योगेंद्र मील सर की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। इसी के साथ साथ मुझे वहां से शॉर्ट नोट्स भी मिले थे, मतलब जो मैं एक बार ही देख पाया था, क्योंकि मेरे पास जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उस टाइम मेरे पास लगभग 1 वीक ओनली बाकी था। तो मैंने उस टाइम टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और मैंने इस टेस्ट सीरीज में से सिर्फ 5 फुल लेंथ में लगा पाया था, क्योंकि इतना ही समय मेरे पास था। तो मैं सिर्फ 5 फुल लेंथ लगा पाया था, और इनके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो लगभग एक बार देख पाया था। इतना ही समय मेरे पास था। और जब मैं एग्जाम देने गया तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नहीं था, आप कह सकते हो काफी नॉर्मल कॉन्फिडेंस था। तो पेपर 1 की बात की जाए तो पेपर 1 के अंदर तो मेरा पेपर ठीक ठाक हुआ भी नहीं था, और पेपर के लास्ट के अंदर मैं घबरा भी गया था। क्योंकि मैं क्या करता हूं, जो ओएमआर होता है वो सबसे लास्ट में फिल करता हूं, ओएमआर के जो गोले होते हैं वो सबसे लास्ट में फिल करता हूं। आप बीच में भी फिल कर सकते हैं। तो लास्ट में थोड़ी सी ऐसी जल्दबाजी हो गई थी कि ये फील होंगे सारे या नहीं होंगे, तो उस चक्कर में, बाकी फाइनली वो फील हो गए थे, तो कोई इतना बड़ा इशू हुआ नहीं था। तो पेपर 1 के अंदर ये हाल था। पेपर 2 की बात की जाए तो पेपर 2 हमारा थोड़ा सा टफ आया था। टफ कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा टिपिकल, जो पिछले सालों से आ रहा था उससे थोड़ा सा हटके आया था। ठीक है ना, थोड़ा सा हटके आया था। एमएससी का हल्का सा पोर्शन उन्होंने ज्यादा डाल दिया, साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन घटा दिए। इसका मुझे बेनिफिट मिला। मुझे बेनिफिट कैसे मिला, क्योंकि मैं सीएसआई नेट की तैयारी करके आया था, तो मुझे पेपर को तोड़ मरोड़ के जो चीज फिजिक्स से रिलेटेड है उसमें तोड़ मरोड़ के आंसर निकालना आता था, तो वो वहां काफी फायदेमंद रहा। और फिजिक्स का पेपर करते टाइम मुझे बिल्कुल होश नहीं था, पेपर कैसा है, पेपर का लेवल कैसा है, बिल्कुल नहीं। सीधा 2 राउंड फॉलो किए थे। राउंड 1 उसके अंदर आपको सिर्फ वो क्वेश्चन करने होते हैं जो आपको आते हैं। आप 1 से लेकर के 150 तक क्वेश्चन में जाएं, कुछ नहीं देखना कौन सी साइकोलॉजी कौन सी फिजिक्स है। उसके बाद आप राउंड 2 लगाएं, इनके अंदर आप वो क्वेश्चन करें जो आपने फर्स्ट राउंड के अंदर छोड़ दिए थे, मतलब मॉडरेट और इजी क्वेश्चन करें। ऐसे क्वेश्चन जो आपको बहुत टफ लगते हैं कि हो गए ही नहीं, तो उनके ऊपर समय व्यर्थ करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि यहां आपके पास
150 क्वेश्चन होते हैं, लगभग 3 घंटे का टाइम होता है। 3 घंटे में से 30 मिनट आप मान सकते हैं आपको OMR के लिए चाहिए। तो यहां पे आपके पास 150 क्वेश्चन है और 150 क्या है, मिनट है। तो लगभग एक क्वेश्चन जो है आपको वो कितने मिनट में करना होता है, 1 मिनट में करना होता है। तो आप बहुत अच्छी स्पीड के साथ यहां पे देख सकते हैं आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत होती है। ये प्रैक्टिस कहां से आती है, ये प्रैक्टिस आती है टेस्ट सीरीज से। तो जब भी आप तैयारी करें अपने, जैसे पार्ट 1 हो गया, पार्ट चाहे 11th 12th वाला पार्ट करें, सीनियर सेकेंडरी पार्ट जब भी आप कर रहे हैं, तो जैसे ही उसका चैप्टर कंप्लीट होता है उसका एक क्या लगा लें, टेस्ट लगा लें, उसके शॉर्ट नोट बनाएं और उसका टेस्ट लगाएं। इसी तरीके से जो BSc का पार्ट है उसकी भी थ्योरी कंप्लीट करें, शॉर्ट नोट बनाएं और टेस्ट लगाएं। MSc का पार्ट बहुत कम होता है, फिर भी उसको भी पढ़ें और उसके टेस्ट लगाएं और आप उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं। टेस्ट सीरीज, कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, और एक टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है, आप 2 भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लगभग एक टेस्ट सीरीज के अंदर आपको अच्छे 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम हो तो आपको 5 नहीं, 5 और 5 10 फुल लेंथ लगा लेनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे पेपर को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहिए, उसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो लेके आऊंगा। पेपर अटेम्प्ट कैसे होगा, ठीक है, इन सब के लिए, ताकि वो आपको सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, चाहे वो RPSC फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे NVS हो, KVS हो, चाहे CSIR नेट हो। तो हम बात कर रहे थे, इस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था। अब मैं बात करूं पेपर सेकंड, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरा प्रिपेयर करने का तरीका यह था। अब एक यहां पे आता है सेल्फ, एक यहां पे आता है कोचिंग। मेरा ये मानना है कि आपने अगर लाइफ के अंदर कभी भी कोचिंग करी है, चाहे वो IIT JEE की करी है, चाहे RPSC फर्स्ट ग्रेड की करी है, चाहे CSIR नेट की करी है, तो आपको हमेशा पेपर फर्स्ट सेकंड की जो तैयारी है वो कैसे करनी चाहिए, सेल्फ से करनी चाहिए। और आपने कभी कोचिंग की नहीं है और आपको ऐसे लगता है कि मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, जैसे आप खुद से फिजिक्स पढ़ने की ट्राई करें तो आपको ये लगेगा कि इस टॉपिक को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, RPSC के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात आप और ध्यान रखें, फिजिक्स के अंदर आपके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा PYQ। PYQ को आप देखते रहें, हर 4 दिन के अंदर एक बार PYQ का पेपर देख लें। देखने का मतलब उसको सोल्व नहीं करना है, उसके क्वेश्चन पढ़ें आप, उससे आपको ये आइडिया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, ताकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपको ये आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो आप थोड़ा सा PYQ का जरूर ध्यान रखें। अब बात करें कोचिंग के अंदर, तो जो आपको कोचिंग मटेरियल प्रोवाइड करती है वो आप कर ही सकते हैं। सेल्फ की थोड़ी सी बात कर लेता हूं, यहां पर सेम वही पैटर्न रहेगा, चाहे आप SP फॉलो कीजिए, चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसके नोट्स फॉलो कीजिए। बस यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिलेबस आपके पास हमेशा होना चाहिए, सिलेबस आपके पास हमेशा होना चाहिए। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे स्कूल के नोट्स हो, चाहे SP के नोट्स हो, उनसे वो टॉपिक प्रैक्टिस करें, वो टॉपिक पढ़ें जो सिलेबस के अंदर मेंशन है। वो टॉपिक पढ़ने के बाद उनके आप शॉर्ट नोट्स बना लें। उनके शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आप PYQ प्रैक्टिस करें, प्लस आप एररलेस की बुक आती है, किसकी बुक आती है, एररलेस करके एक बुक आती है जिसके अंदर नीट के क्वेश्चन होते हैं, नीट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो आप प्रैक्टिस करें। ध्यान रखें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का जो लेवल है वो हमेशा PYQ के अकॉर्डिंग चलें। और मेरा मानना है एररलेस के, नीट के क्वेश्चन आप कर सकते हो, JEE एडवांस के लेवल कभी नहीं करें, या JEE मेंस के क्वेश्चन है वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो लेवल है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ये जो SP है, स्कूल के जो नोट्स हैं, ये आपके लिए कि कब है, जब आप 11th 12th वाला पार्ट कवर कर रहे हो, ठीक है। इसी के साथ आपने क्या किया, नोट्स पढ़े सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली। इसके बाद अगर आपके पास एक अच्छी टेस्ट सीरीज है तो आप पार्ट वाइज टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आता है BSc का पार्ट। ये हमने किसका पार्ट डिस्कस कर लिया, 11th 12th का। इसके बाद पार्ट डिस्कस करते हैं BSc के पार्ट की। अगर बात की जाए तो ये जो पार्ट है वो आप कर सकते हैं CBH से। CBH की बुक आती है, काफी अच्छी बुक आती है। CBH के जो राइटर्स हैं वो ये बुक कैसे लिखते हैं, जो आपके पास अच्छी बुक है, जैसे सॉलिड की बात करो तो वहाब बुक हो गई, कीटल बुक हो गई, पूरी नंबर बुक हो गई, उन सबको वो पढ़ करके एक इजी लैंग्वेज के अंदर आपके लिए बुक तैयार करते हैं। वो CBH पब्लिकेशन प्रकाशित करता है। तो CBH की बुक आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें से टॉपिक को कैसे पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी थ्योरी पढ़ें, और इसके अंदर चाहे तो नोट्स आप कॉपी में बनाने या हाईलाइटर से इसके अंदर हाईलाइट कर दें कि ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर जो दी गई है, टर्म्स दी गई है, वो ऐसे ऐसे कुछ मेंशन है,
और उसके पीछे क्वेश्चन भी होते हैं, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी क्या करेंगे, सीबीएच फॉलो करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस जब सीबीएच से आप फॉलो कर लेते हैं और फिर आपके पास और क्वेश्चन प्रैक्टिस का आपका मन होता है, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहां से कर सकते हैं, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, एमएससी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं फिजिक्स के, तो उनके सोल्ड पीवाईक्यू आते हैं। क्या आते हैं, सोल्ड पीवाईक्यू। क्योंकि एमएससी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर कौन सा पेपर आया था, उसके अंदर सोल्ड पीवाईक्यू होते हैं, वो भी आपके बीएससी के ही होते हैं, बीएससी के क्वेश्चन होते हैं। तो वो आप बुक ले आए, RU CU DU इन सबके एमएससी एंट्रेंस के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, वो आप ले आए और वो आप सीबीएच के जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके साथ साथ आप क्या करें, प्रैक्टिस करें, वो आपकी तैयारी के अंदर काफी हेल्पफुल रहेंगे। अब बात आती है एमएससी का पोर्शन। तो एमएससी का पोर्शन कब कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, एमएससी का पोर्शन प्रिपेयर करने के लिए आप किसी भी कोचिंग के, कोई भी आप कोचिंग XYZ, उसके नेट के नोट्स आप पढ़ें, उसके क्या करें, आप नेट के नोट्स पढ़ें और इजी गेट पीवाईक्यू, जो गेट का एग्जाम होता है उसके इजी पीवाईक्यू आप सोल्व करें। या एमएससी के लिए तो इतना भी सफिशिएंट रहेगा कि आप जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उसको क्या करें, अच्छे से पढ़ लें, वहां से भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन के लेवल की, क्वेश्चन का लेवल कैसा आता है। अगर थोड़ी सी मैं बात करूं तो आपके लिए जो 11th-12th के क्वेश्चन आएंगे, 11th-12th के क्वेश्चन आएंगे, उनका लेवल टफ आएगा किससे, बीएससी से, और बीएससी वालों का टफ आएगा किससे, एमएससी से। मतलब जो 11th-12th सबसे टफ, उससे कम बीएससी, और एमएससी उससे कम। टफ का मतलब ऐसा नहीं है कि 11th-12th के क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप उनको छू ही नहीं इसको, ऐसा नहीं है। लगभग 40% पेपर क्या होता है, इजी होता है, और 40% क्या होता है, मॉडरेट होता है। मॉडरेट मतलब मीडियम स्तर के बच्चे उसे कर सकते हैं, आसान मतलब कि अगर आपने सिलेबस पढ़ा है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। 20% होता है टफ क्वेश्चन, और वो टफ आपको करने की जरूरत है नहीं, वो आप थोड़ा सा ऐसे पहचाने कि ये क्वेश्चन टफ है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो 11th-12th का पार्ट टफ आएगा। कंपैरेटिवली की बात कर रहा हूं ना, तुलनात्मक रूप से बात कर रहा हूं, एमएससी से बीएससी टफ, बीएससी से 11th-12th टफ। मतलब एमएससी का पार्ट बहुत ज्यादा इजी, बीएससी का उससे थोड़ा सा कम इजी, और 11th-12th का हल्का सा उससे कम इजी आता है। अब समय की बात करें, सबसे ज्यादा समय किसको देना चाहिए, तो समय का जो सारा खेल है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग है। इसके क्वेश्चन आएंगे 55, लगभग इसके भी 55। तो टाइमिंग जो है आपको 11th-12th के सिलेबस को और बीएससी के सिलेबस को इक्वल देने चाहिए। मतलब अगर आपके पास दिन में 6 घंटे है तो आप 3 घंटे इसको दें, 3 घंटे इसको पढ़ें, और एमएससी के पार्ट को, ये दोनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद उसको आप टाइम दें। क्योंकि एमएससी का जो पोर्शन है, एमएससी का पोर्शन थोड़ा वीक भी रहता है, क्योंकि लगभग बच्चे जो एमएससी करते हैं वो या तो एमएससी की क्लासेस में ध्यान नहीं देते हैं, या लगभग एमएससी समझते हो आप किस तरीके से करते हैं, आपको पता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो एमएससी का पोर्शन जो है बच्चों का वीक होता है, और इसके क्वेश्चन आते हैं 10। तो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आप 11वीं 12वीं और जो बीएससी का पोर्शन है इसके ऊपर ध्यान दें। अब इसके अलावा बात की जाए, ठीक है, ये सारा टेस्ट सीरीज का हो ही गया कि आप कोई भी जब प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर पार्ट 1 करें, चाहे पार्ट 2 करें, सब्जेक्ट चाहे कौन सा भी करें, 11th-12th करें आपके पास, चाहे एमएससी करें, चाहे बीएससी करें, आपको टेस्ट सीरीज हमेशा आपके पास होनी चाहिए, एक अच्छी टेस्ट सीरीज। और टेस्ट सीरीज आप एग्जाम से 2 महीने पहले भी परचेज कर सकते हैं। फिलहाल आपका ध्यान होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने पे। पार्ट ऐसा कभी नहीं सोचें पेपर 1 आपको सिलेक्शन दे देगा, पेपर 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है, या पेपर 2 को कम पढ़ते हैं, या पेपर 2 ज्यादा पढ़ लेते हैं, पेपर 1 कम पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको दोनों के दोनों पेपर अच्छे पढ़ने पड़ेंगे। किसी एक के अंदर भी आप 40% से कम अगर मार्क्स लेके आते हो तो आपका पेपर क्या हो जाता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, मेरे 1 से 2 दोस्त ऐसे भी हैं जिनके फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे, फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन पेपर 1 के अंदर उनके मार्क्स कम होने की वजह से वो कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए। कट ऑफ मतलब कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, 40% मार्क्स है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में होने चाहिए थे, तो पेपर 1 में उनके 40% नहीं थे, तो उनका जो सेकंड पेपर का रिजल्ट है वो काउंट ही नहीं होता, आप फेल मान लिए जाते हो, आप असफल घोषित कर दिए जाते हो। आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। अब मैं बात करूं, देख लूं थोड़ा सा कि मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है क्या, जो मैंने लिखा था सारे पॉइंट मैंने कवर कर लिए हैं। ठीक है, मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए। अब इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ से तैयारी कर सकते हैं, आप क्रैश कोर्स फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है अपने चैनल के ऊपर, और अपने चैनल के ऊपर अभी आज ही 600 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो उसके लिए आप सबको कांग्रेचुलेशन, और चैनल पे सपोर्ट दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको अपना चैनल समझें और अपने साथ में तैयारी करने वालों के साथ शेयर करें। कभी भी ये मत नहीं समझें
कि लेक्चर शेयर करने से या किसी की हेल्प करने से फिजिक्स का आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, आप किसी को फिजिक्स में बता दोगे कि ये तैयारी कर सकते हो, किसी की हेल्प आप कर दोगे तो उससे आपका कंपटीशन बढ़ता है, ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा ज्ञान को आप बांटते हो ज्ञान उतना ही ज्यादा बढ़ता है। तो ट्राई करें मैक्स टू मैक्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप बना बना के पढ़ें, 2 से 3 बच्चों का ग्रुप भी हो सकता है अगर आप तैयारी करते हो तो। अब क्रैश कोर्स अपना चल रहा है, क्रैश कोर्स के अंदर 3 पार्ट में चीजें होती है। पहला पार्ट क्या रहता है, आपको प्रॉपर नोट्स लिखाए जाते हैं। नोट्स मतलब क्लास में मैं नोट्स मेंशन करता हूं, स्लाइड्स के ऊपर लिखवाता हूं, जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद बात की जाए प्रैक्टिस सेशन, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं। पहले थ्योरी करवाते हैं, उसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स खुद से बना सकते हैं। नोट्स खुद से बनाओ, वो ही सबसे बेस्ट है, किसी और के नोट्स इतने हेल्पफुल नहीं रहते। उसके बाद प्रैक्टिस सेशन लेके आते हैं, तो आपने जो थ्योरी पढ़ी थी वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना सब होने के बाद मेरा ये मानना है कि आप क्या करें, शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स के अंदर आप क्या मेंशन करें, वो चीजें ज्यादातर मेंशन करें, छोटी छोटी रूप में लिखें, जैसे फॉर्मूला लिख लिया, और वो चीजें ज्यादातर लिखें जो आप अक्सर भूल जाते हैं। तो आप जो क्रैश कोर्स है वो जरूर फॉलो करें, चाहे आप किसी से कोचिंग ले रहे हैं, किसी से कोचिंग नहीं ले रहे हैं। क्रैश कोर्स उसका नाम ही है वो एक तरीके से फुल कोर्स ही। वहां बस आपको बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं लिखाई जाती, मेन मेन पॉइंट बताए जाते हैं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। और मुझे यकीन है फिजिक्स का 90% सिलेबस इसमें से कवर हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं यूट्यूब पे पूरा फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लेके आऊंगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, बाकी मैं ये वादा कहां तक निभा पाता हूं देखते हैं। बाकी मेरी पूरी ट्राई रहेगी, मेरी हमेशा यही ट्राई रहती है, जो मैं वादे करूं वो मैं पूरे करूं, और यहां भी यही कोशिश रहेगी। ठीक है, तो आप क्रैश कोर्स को जरूर फॉलो करें। उसके काफी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आई थिंक लेक्चर 8 तक अपलोड हो चुके हैं, और लेक्चर 9 भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा, या मतलब 9 तक अपलोड हो चुके हैं, तो इसका नेक्स्ट लेक्चर आपको लेक्चर 10 भी आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमने सीनियर सेकेंडरी पार्ट अभी स्टार्ट कर रखा है, मतलब जो 11th 12th का पार्ट है वो अभी स्टार्ट कर रखा है, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अपने बीएससी का कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपने एमएससी का कंप्लीट करेंगे। शायद थोड़ा धीरे चले, पर जितना टाइम मुझे मिलता है, आरपीएससी स्कूल लेक्चर रूम है, तो स्कूल से आने के बाद मेरे पास स्कूल में भी पढ़ाते हैं, थोड़ी थकान हो जाती है, तो उस थकान को उतारने के बाद अपने थोड़े से पर्सनल काम से उतारने के बाद जितना टाइम मिलता है वो सारा का सारा टाइम मैं कहीं और ना देके, कोई कोचिंग में नहीं पढ़ाता, कुछ भी नहीं करता फिलहाल, सिर्फ और सिर्फ सारा टाइम कहां देता हूं, इस बैच के ऊपर दे रहा हूं फिलहाल। तो आप क्रैश कोर्स जरूर फॉलो करें। किसी भी तरीके के आपको डाउट आते हैं तो डिस्कशन ग्रुप भी अपना टेलीग्राम के ऊपर वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके पास मेरे है ही, वहां आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का डाउट आता है आपको कि सर तैयारी कैसे करें कैसे नहीं करें, और ईमेल आईडी भी आपके पास है physicsbynikhil@gmail.com, वहां भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा तैयारी का शेड्यूल डिसाइड करने में, कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए और क्या क्या कंटेंट आपको फॉलो करना चाहिए, और आप कैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब जो आगे वाली वीडियो होगी उनके अंदर अपने लेक्चर ही रहेंगे। थोड़े टाइम के बाद मैं एक वीडियो लेके आऊंगा कि आप पेपर को कैसे सोल्व करना चाहिए आपको, और कैसे सोल्व करना चाहिए, और कैसे आपको उसकी एनालिसिस करनी चाहिए। पेपर हो गया ऐसा नहीं पेपर दे दिया, हाँ 30 में से 25 नंबर आगे हो गए पेपर, नहीं, आप उसको प्रॉपर एनालिसिस करो, आपकी कहां गलतियां हुई। क्या आप 30 में से 28 मार्क्स लेके आ सकते थे, या 30 में से 30 लेके आ सकते थे, तो आपके 25 क्यों आए, और उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। एक बात यहां पे और ऐड रहे, जब भी आप नया कॉन्सेप्ट देखो तो आप उस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लें। ठीक है, उस पॉइंट को आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लें। इस तरीके से धीरे धीरे आपका जो खजाना होगा, शॉर्ट नोट्स नहीं होते, एक खजाना होता है, उससे आप बहुत सारे एग्जाम निकालते हो। तो शॉर्ट नोट्स के अंदर ऐसे ऐड करने से धीरे धीरे आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर हर वो चीज होगी जो आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना साथ बनाए रखें और अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बाय।